अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुकाबिल। आमिर मतीन साहब के साथ मैं हूं हमजा तारड़। आज का सबसे अहम सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। खुला चैलेंज दिया है वज़ीर आला KP ने कि सियासी तरीके से, आइनी तरीके से हमारी हुकूमत को गिरा कर दिखाए। दूसरी तरफ गवर्नर KP ये कह रहे हैं कि एक आधा नंबर हमारा ज़्यादा हो गया तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, जबकि इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसी तो कोई बात ज़ेर गौर या ज़ेर बहस है ही नहीं। इसके अलावा इकानमी पर बात करेंगे, गज़ा और इसराइल की जो जंग बंदी है उस हवाले से बात होगी और कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले बात हो रही है, एक तरफ तो ये बताएं कि क्या डर है इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और इसकी ज़रूरत क्या है? ऐसा क्या हो रहा है कि ज़रूरत पेश आ गई? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है, मगर मैं आप गुजारिश कर दें प्रोड्यूसर साहब को कि कल गंडापुर साहब ने कहा क्या है, ज़रा ये सुन लें तो फिर उस पर तबसरा मुनासिब। ठीक है जी, ये दिखाएं जी क्या कहा था उन्होंने। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। इस फुरियर वाली रियासत को मेरा चैलेंज है कि तकड़े हो जाओ, अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पर गिरा के। जी सर, खुला चैलेंज है। खुला वो चैलेंज बिल्कुल सही दे रहे हैं। एक वैसे ही आप देखें कि एक गैर मुनासिब तो है ही, गैर आइनी भी है, गैर काइनी भी है। ज़ाहिर है नंबर्स पूरे नहीं हैं तो लोटे ख़रीद के ही बनाई जाएगी ना। वैसे तो वो 52 के करीब अब सीटें बनती हैं, तो आपको जो है 145 के हाउस में 22, 24, 35 का फ़र्क तकरीबन है सर अभी भी। 12 जितने जो है 52 से आप 145, 35 का तो नहीं है। नहीं, वो आधा हो जाएगा ना, 18 का हो जाएगा। जब उधर से कम हो जाएंगे इधर से ज़्यादा हो जाएंगी, डिपेंड करता है वो। मगर 12 लोटों के बगैर नहीं बनेगी, जो कि क्या कसर रह गई है, जो पहले ही मैंने कहता हूँ कि जो करना चाहे हुकूमत, रियासत, वो सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ टोटल। मैं वही कहता रहता हूँ, ये एब्सोल्यूट कंट्रोल का जो है, ये हमने सुनता था पहले, वो कंप्लीट सोल्यूशन, एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये नाज़ी जर्मनी के अंदर इस तरह के नारे मारे जाते थे। ये पाकिस्तान में पता नहीं किसको ये ख्याल आ गया है कि हर चीज़ के ऊपर जो है खुदा की ज़ात मुतकल कादिर है, उसके अलावा कोई नहीं है। इतना ज़्यादा कंट्रोल करना क्या है? तो ये उनकी गंडापुर की हुकूमत को लगा के, मगर फिर मैं सुनता हूँ भी आप ही अपने इब्तदाई में इरफान सिद्दीकी का बता रहे थे कि ऐसी कोई नहीं है। मैं राना सनाउल्लाह को भी सुन रहा था, समझदार आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब गंडापुर साहब हमारा बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है उनको उठाने की। मैं थोड़ा सा उनसे एग्री करता हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि गंडापुर साहब के ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है। सारी पार्टी उनको वो कर रही है कि जनाब ये किसी किस्म का काम नहीं है। वो एक अपनी मर्ज़ी का इख्तियार उनका है, जहाँ उनका काम करना, वो खुद कहते हैं मैं बेख्तियार हूँ। याद है जब यहाँ से इस्लामाबाद से दौड़ के गए थे तो उनका, मैं तो वो ASP जो अपना जिसके पास ठहरा था, उसने कहा जी मेरी नौकरी का खतरा है, चीफ मिनिस्टर को वो कह रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा नाम भी ना बताइएगा और यहाँ से ज़िले से चले जाए। तो वो ये उनका हाल है। तो मेरा ख्याल ये एक डिफ्लेक्शन का भी शक पड़ता है मुझे कि अब सडनली आप देखें कि सारा जोर था कि इस बात पे कि जी गंडापुर काम नहीं कर रहा, गंडापुर जो है अंदर से मिल गया, गंडापुर जो है PTI के मफाद के मुताबिक नहीं है। अब एकदम पार्टी जो है, काफ़ी लोग हैं जो उसके बचाव में आ गए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है मैं गौर ये कर रहा था कि ये क्या लाएअमल देखते हैं कि आइंदा इन्होंने इमरान खान को छुड़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कोई टाइम टेबल देते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस का 90% गंडापुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही और उनका जाहो जलाल देखें, कोई निकाल के देखे तो मैं सियासत से छोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। मगर हाँ, फिर लॉजिक तो जिस तरह 27वीं तरमीम की कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपको ज़रूरत हो करने की तो सब कुछ हो रहा है। मीडिया टोटली आपका मफलूज हो गया हुआ है, तमाम ही इदारे, पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी हुई है, कोई वैल्यू नहीं है।
टोटल कंट्रोल है। तो क्या करना है? ये तो कुंडी साहब को जो है ना अपने इख्तियार दिखाने का शौक है उनको। एक आदमी जो कि अपना इलेक्शन नहीं जीत सकता और वो उसको जब आप गवर्नर बना देंगे तो वो कार्रवाई देते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के अपने ही लोग कह रहे हैं कि जनाब हम इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाने में, मगर वो कार्रवाई डालना चाहते हैं। उनका ये मैच चलता रहता है। ऑफ कोर्स हाँ, JUI का इंटरेस्ट बन सकता है कि क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान आप देखें तकरीबन 1985 से लेके ये बिल्कुल इस साल ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो हुकूमत से वफाकी हुकूमत से भी बाहर हैं, KP की हुकूमत से भी बाहर हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत से भी बाहर है। उनको आदत नहीं है कि कुछ अर्सा पहले 1-2 साल पहले ही मेयर भी उनका अपना था, जो कि अभी भी शायद उनका अपना है। उसके बाद गवर्नर भी अपना था, हुकूमत भी अपनी थी, सब कुछ ही अपना था। तो वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, डिपेंड करता है। अभी उनके बयान उनके बहुत ज़्यादा आते हैं आइन के हक़ में, जमहूरियत के हक़ में, मगर जब उनकी डील पूरी हो जाती है और उनकी शराइत पूरी हो जाती हैं तो वो उसके बाद वो नहीं रहती। मगर मज़ीद सवाल ये है कि गंडापुर की परफॉर्मेंस कोई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नहीं है, ऐसी भी नहीं है जिससे किसी को खतरा हो। ये स्वात के अंदर जो हुआ है लोग बेताशा उसके बरिजुमान को नहीं किया जा सकता, कोई वहाँ पे नहीं है। काफ़ी लोग उनको शिकायतें हैं। और देन फिर सवाल ये भी आता है कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के मतलब क्या ख्याल है, या वफाक जो इतने ताने कह रहे हैं कि जी KP की गवर्नमेंट ठीक नहीं है। वहाँ पे 11 साल से मैं सुन रहा था कि 11 साल से देखें PT की गवर्नमेंट ने क्या किया। और भाई आपने क्या किया, आपको भी अब 4 साल हो गए हैं। 22% एक फिगर जो है ना कि 22% बेरोजगार हैं। लोग इसको गौर नहीं करते। 22% का क्या मतलब है? 22% का मतलब है कि 24 करोड़ के अंदर ये तकरीबन कोई 5 करोड़ बन जाते हैं, जिसमें से 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसमें से बूढ़े बच्चे निकाल देते हैं ना जब, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। सर इसके साथ एक और भी फिगर ऐड कर लें, 12% से जायद नौजवान सिर्फ मई में पाकिस्तान छोड़ के गए। वो इसीलिए नहीं, एक तो जो तबका जाता है ना जो महल्ले की कोने पे सफ़ेद शलवार कमीज कलफ वाली लगा के स्वाय चर्च के सूटे लगाने के, वो जाएं तो जितने मुझे कोई इतराज़, बहुत अच्छी बात है, ये रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। अब ब्रेन ड्रेन अगर जब पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट जिसकी ज़रूरत है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग जो जाना शुरू होते हैं, फिर उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उससे मुल्क को फ़र्क पड़ता है बिल्कुल। मगर फिर भी 4-5 करोड़ बेरोजगारी इतना बड़ा फिगर है और वो उसका हल नहीं नज़र आ रहा है। ये गवर्नमेंट ने बजट में उसका कोई हल नहीं दिया। आप ज़राअत भी आपकी जब डाउन जा रही हो कि 50 साल में पहली दफ़ा पाँचों की पाँचों मेन कैश क्रॉप जो हैं वो 13% उसमें कमी है। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 1.5 मनफी में जा रही है। ना इंडस्ट्री में आप बेरोज़गारी का कोई हमें सिल्वर लाइनिंग दिखा रहे हैं, ना आप ज़राअत में दिखा रहे हैं, ना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बैंकों पे ये कोई कदम लगा रहे हैं कि आपने 20% कर्जा जो है वो छोटी इंडस्ट्री को, आम खाचा फरोश को देना है, वो भी नहीं है। तो ये फिगर, दूसरा एक फिगर जो है ये मैं सर इस फिगर पे ही बात करते हैं। हमें साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं बिल्कुल, असद इस के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। ज़ाहिर है फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन भी देखते रहे हैं और पॉलिसी भी देखते रहे हैं। असद पहले बात यहाँ से शुरू हो गई थी कि ये ख़बरें हैं कि अली मून गंडापुर को उनकी हुकूमत को हटाया जा रहा है। ये क्यों ज़रूरत पड़ गई है उनको हटाने की और उसके क्या असरात होंगे? अच्छा, ये बिल्कुल इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, लेकिन भाई ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर 2 राय हैं। एक राय ये है कि वाकई में हटाने जा रहे हैं, दूसरा ये है कि हटाना नहीं है लेकिन सिर्फ एक तलवार लटकाई जा रही है ताकि वो हर चंद माह के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए निकलते थे, बाकी तो सूबों के ऊपर और इस्लामाबाद, पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में बिल्कुल कंट्रोल था। वो तो पहले ही जैसे ही अनाउंस होता है एहतजाज तो वो छापे पड़ने शुरू हो जाते, मंदे अरेस्ट होने शुरू हो जाते। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसलिए वहां से बंदा जमा होता था, तो उसको रोकने के लिए ये बात की जा रही है। वरना जाहिर है कोई उसका
एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस से, अवाम की बेहतरी से ज़ाहिर है इस मूव का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपके ज्वाइन करने से पहले मेरा भी यही ख्याल था कि ये एक डिफ्लेक्शन है, मगर मैं साथ में ये कह रहा था कि केपी की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कह रहे जी उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स जो है एक सिक्योरिटी का इशू केपी बलूचिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान का है, और ख़ास तौर पे केपी में अगर आप वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोटों के ज़रिए गिराते हैं, फ़र्ज़ करें जिससे मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि कोई गिराने नहीं जा रहे, तो इस तरह की बात का सोचना या बात करना ही जो है वो एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, ऑलरेडी क्राइसिस को बढ़ाता है वहाँ पे। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर आप हम देखें सूबों को, मुख्तलिफ सूबों को देखें तो देखिए सिंध के अंदर हालांकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक ऐसा मामला आया था जो पानी का मामला जो बहुत हसास है सिंध वालों के लिए, और आपने देखा था किस किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल वहां से आया और आखिर में हुकूमत को बैक डाउन करना पड़ा, उससे वापस हटना पड़ा, वो जो कैनाल्स का मंसूबा था उससे। इसी तरीके से बलूचिस्तान की तो खैर सबको सूरत हाल पता है कि वहां पे किस किस्म की दहशतगर्दी की लहर आई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो एक अनसेटल्ड एरिया है, वो दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफगानिस्तान में जब से ये चेंज आई है उसके बाद से वो बॉर्डर एरिया जो है वो इतना सिक्योर नहीं रहा, और उसके बाद जो है आपने देखा है कि बढ़ती हुई लहर है दहशतगर्दी की वहां पर भी। उस ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसी हुकूमत को जो उस सूबे की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत का वोट लेकर आई भी हो, उसको हटा देना जो है वो उसके इतने मनफी असरात हैं कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बात हो रही है तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं है। ये आपको तहरीक इंसाफ पसंद है नहीं पसंद है, अली अमीन गंडापुर अच्छे वजीर आला हैं नहीं है, वो मेरे ख्याल में सानवी बात है, लेकिन ये जो सियासी हकीकत मैं आपसे कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की 2/3 अक्सरियत किसी को हुकूमत दें और उसके बाद आप अदालती फैसलों के जरिए और इन हाउस चेंज करने के तरीके से उसको हटा दें, उसके बहुत ज्यादा मनफी असरात आएंगे। ये असद एब्सोल्यूट पावर का एक इतना ज्यादा कोई हिर्स हो गया है कि मैं इब्तदाइये में कह रहा था कि टोटल इस वक्त देखें अदलिया भी टोटली मफलूज, सहाफ़ी भी मफलूज, पार्लियामेंट भी मफलूज, मगर ये हिस्स जाती नहीं है कि अब पंजाब के अंदर भी एक इशू चल रहा है कि वहाँ पे जो 26 MPs जो हैं उनको मुअत्तल किया गया है, और स्पीकर साहब जो है ना वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए हैं कि जनाब आइन की पासदारी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन्होंने बड़ा गंद मचाया हुआ है और इनको जो है ना निकाला जाए, इनकी रुकनियत कैंसिल की जाए। क्यों? अच्छा, मैं वो इतनी मजा का खेज बात है ये, मैं अभी अपने हमारे किसी खैबर पख्तूनख्वा से मैंने तरीके इंसाफ के उनके बच्चे की शादी थी, तो वहां पे हम बैठे हुए थे तो बहुत सारे 18-20 MNA थे PTI के, और बजट का इजलास उस वक्त बजट की तकरीर खत्म हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो ये हमारे साथ जो ये लोग करते थे और जिस तरीके से वो वेल के अंदर घुस के और पेपर फाड़ना और वो खत्म ही नहीं होता था, तो तुमने तो इस दफा जो है वो तगड़ा एहतजाज ही नहीं किया वहां पर। तो ये एक पार्लियामान की रिवायत है, वो अच्छी है बुरी है, वो रिवायत है पार्लियामान की, वो हर जो भी हुकूमत हो जो भी ऑपोजिशन हो वो करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर अच्छा कोई ऐसा एक्शन हो को कभी कभी बहुत कोई एक्सट्रीम हरकत कोई कर देता ना, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है, वो कहता है जी कि ये 3 दिन तक अगले 3 सेशन में ये नहीं आ सकता। बहुत ही ज्यादा कोई एक्सट्रीम बात होगी, एक MNA थे उन्होंने कोई बड़ी ही नामुनासिब बात कर दी थी तो पूरे सेशन के लिए उनको कर दिया गया था, वो कह रहे हैं हम MP से हटा देंगे इनको, क्योंकि क्यों हटा देंगे इनको MP से, क्योंकि इन्होंने कॉपियां फाड़ी थी। वो मलिक अहमद खान कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, अपने मनसब का हक अदा करना है और ऑर्डर को मैंने मेंटेन करना है। तो मेरे भी 20-30 साल की पुरानी फिल्में चलनी शुरू हो जाती हैं कि क्या क्या कुछ नून लीग खुद नहीं करती रही, क्या क्या कुछ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं करते रहे। तो एकदम से पंजाब में ख़ास तौर पे पहले ही इतना जबर है, लोगों को मार धार की जा रही है, मुकदमात हैं, वो बेचारे कई 5-7 जो है अभी मर गए हैं रिसेंटली जो है, उसके बाद शोर मचाने की भी इजाज़त नहीं है। यही इतना ज़्यादा इशू क्या है? ये वाकई में बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या कोशिश क्या की जा रही है। अच्छा, मुझे इसका भी वाकई में ताज्जुब हुआ कि मलिक अहमद जो आम तौर पे एक समझे जाते हैं एक सुलझे हुए सियासतदान है,
बड़ी मुनासिब बात करने वाला आदमी है, तो यकीन नहीं आता कि वो मलिक अहमद जो हैं वो इस किस्म की फैसले कर रहे हैं, पता नहीं खुद भी कर रहे हैं या उनको बताया गया कि ये फैसला करने का। देखिए ये इतनी जितना आप शिद्दत बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही जब भी ये डैम फटेगा ना, जिस वक्त ये खुलेगा तो उतना ही शदीद रद्द अमल होगा। तो मेरे ख्याल में तो मैं आपको एक बात बताऊं आमिर, मैं लोगों को बहुत लोगों को कहा है कि पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से भी खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के साथ डील किया गया, जो एक अच्छा फैसला किया गया वो ये है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इतना सेंसिटिव, इतना हसास सूबा है, वहां के हालात ऐसे रहे हैं कि वहां पे निस्बतन गुंजाइश दी गई, वहां पे इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए, वहां पे हुकूमत भी बन गई, और ये मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल के अंदर जो फैसले किए गए उनमें से बेहतरीन फैसलों में से एक। बिल्कुल ठीक है। और क्या उसका नुकसान हो गया? ठीक है असद उमर साहब, इस हवाले से भी कल पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास हुआ, उसका भी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उसके बाद कोई लाएमल नहीं दिया गया कि किस तरीके से आपने बानी को छुड़वाना है, आपने क्या करना है, आगे आप क्या करेंगे। ज़्यादा फोकस अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पे रहा था, और दूसरा अंदर भी यही बातें हुई कि भाई किसी के पास पावर तो है नहीं, किसी एक को पावर दे दो। ये कितने मसले हैं अंदरूनी तौर पर PTI के लिए? इस वक्त ये बिल्कुल सही बात है और आपने उसकी मसले की निशानदेही भी ठीक की है, क्योंकि इमरान खान जाहिर है लीडर रहे हैं, जब से पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से वो जो हैं वो लीडर रहे हैं, फैसले जितने भी बड़े हैं वो सबकी बात सुनने के बाद उन्होंने ही करना है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी अंदर बंद हो गए, तो इस वक्त जो बाहर लोग हैं उसमें से कुछ तो जो बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए वो बिल्कुल नए आए हुए लोग हैं ना। इनफैक्ट अगर पार्टी की आप हायरार्की देखें तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल और शेख वकास सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तीनों जो हैं वो निस्बतन बिल्कुल नए हैं पार्टी के अंदर। इसके अलावा भी जो पुराने भी हैं वो सब तकरीबन एक ही कद के लोग हैं, सियासी कद की मैं बात कर रहा हूं, वो बराबर वजन वाले लोग हैं। तो कोई भी है नहीं जो उसका फैसला हरफे आखिर हो किसी के लिए, तो वो फैसला एक नहीं होता, वो फैसले एक से ज्यादा होते हैं। अब इस सूरत हाल में पार्टी को जाहिर है लाया गया है, इससे क्या पाकिस्तान को कोई बेहतरी हो रही है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं तो इससे पार्टी को तो नुकसान है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी नुकसान है। हालात जो आप बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा क्या बुरे होंगे जो इकनॉमिक हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं, बाकी जो महंगाई के, बेरोज़गारी का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 22% है, पावर्टी लाइन से 44% लोग नीचे हैं। मगर क्या पार्टी, आप क्या समझते हैं कि डर गए हैं खौफ से या फटीग फैक्टर है, थक गए हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, लोग ये भी कहते हैं जी लोग निकले नहीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम शायद इससे ज्यादा ही होंगे, 15,000 लोग तहरीक इंसाफ के जेल जा चुके। इससे बड़ी तादाद है, इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा बड़ी तादाद है लोगों की जो अपने घरों से भागे रहे हैं और छुपे रहे हैं। और जब ये किसी के साथ होता है तो वो शख्स के साथ सिर्फ नहीं होता, वो पूरे खानदान के ऊपर उसका असर पड़ता है। जो बहुत सारे जो बेचारे वो मुतवस्सित तबके के भी नहीं है, वो दिहाड़ीदार हैं, वो जिस दिन जेल जाता है तो उसके घर खाना पकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो बेतहाशा तकलीफ से गुजरे। मैं इसी तरीके से जो लीडरशिप है उसके साथ जो किया गया है, तो ये कहना बड़ा आसान है कि जी और क्यों नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में जिस हालत के अंदर उनको डाल दिया गया है वो इतना कोई वाजे भी नहीं है। और वो जो तो लोग तनकीद भी कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनके पास बेहतर कोई हल है तो उनको फिर लीड लेनी चाहिए। असद, मैं PTI की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है पिछले कई दहाइयों में देखें, ये इस वक्त जो हालात हैं इससे 10% के ऊपर किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती थी, लोग वैसे ही चीखे निकल के सड़कों पे आ जाते थे। इस वक्त देखें ना, पिछले 2-4 दिन के अंदर ही गैस 50% फिक्स्ड प्राइसेस उसकी जो है बढ़ा दी हैं। ये पेट्रोल जो है उन्होंने लेवी जो है 84 रुपए पे ले गए हैं और 267 रुपए फी लीटर हो गया है। दुनिया भर में तेल की कीमत नीचे जा रही है। और मैं अभी बेरोजगारी और पॉवर्टी के फिगर्स शेयर कर रहा था। इन हालात में लोग, किसी PTI की जरूरत नहीं है। क्या लोग वाकई, ये एक रेजिलियंस का एक लफ्ज यूज किया जाता है, लोग क्या वो बिल्कुल थक गए हैं, क्या बेबस हो गए हैं?
वो रेजिलिएंट तो पाकिस्तानी बहुत है। सच्ची बात है कि मुझे तो अब वो अच्छा भी नहीं लफ्ज लगता कि भाई कोई खुदा का वास्ता सारी दुनिया आगे निकलती चली जा रही है। ये पाकिस्तान के अवाम ने क्या कसूर किया कि ये बेचारे रेजिलियंस से दिखाते रहे, ये मुश्किलात से गुजरते रहे, और उस मुश्किलात के अंदर अल्लाह ताला पे ईमान है तो इसलिए लोग जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। रेजिलियंस शायद गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, बेबस, कमजोर, लाचार, इस तरह के ये ज्यादा बेहतर तर्जुमा है। लेकिन फिर भी जो है ना आमिर, कोई ना कोई जो है वो अगर बड़ी चीज कोई होती है तो उसको कोई लीड करता है। वो जरूरी नहीं कि कोई मुनज़्ज़म सियासी पार्टी हो, वो उसको कोई लीड करता है। इस वक्त लीड करने वाला कोई नहीं है और उसकी एक वजह ये खौफ है। बिल्कुल लोग थक भी गए हैं। और ये जो मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बात कर रहा था, वो तहरीक इंसाफ का वर्कर तो है ही है, लेकिन वो किसी मोहल्ले में रहता है, वो किसी खानदान का हिस्सा है, वो किसी बरादरी का हिस्सा है। तो वो तो सारा पाकिस्तान ये सुन रहा है ना कि साथ वाले घर वाले के साथ क्या हो गया, साथ वाले मोहल्ले वाले के साथ क्या हो गया। तो बिल्कुल खौफ का एक एलिमेंट जरूर है इसके अंदर। थक भी गए हैं लोग, बार बार निकले भी हैं, सियासी उसके लिए निकले हैं, लेकिन निकले भी हैं। और बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है ना, अगर आप पिछले 2 साल को टोटल करके देखें तो लाखों की तादाद में लोग जो है बाहर आए। और अच्छा, जब आप की बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, महंगाई भी बढ़ रही हो, तो वैसे ही आपको जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, तो बेबसी तो आ जाती है। मैं आपसे इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, बस लास्ट, आपको इमरान खान जेल से नियर फ्यूचर में वापस बाहर आता हुआ नजर आता है? देखिए, मैं तो सिर्फ वही कर सकता हूं, अपना तजिया करके बता सकता हूं कि भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत है, हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कब निकलेंगे। क्या इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर निजाम को जरूरत है कि वो सियासी जो जमूद है, जो इस वक्त बहरान है, इसको खत्म किया जाए? तो बिल्कुल है। क्या उस बहरान को खत्म किया जा सकता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सबसे मकबूल लीडर के बगैर? नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी तो उम्मीद यही रहती है, मैं बुनियादी तौर पे एक फितरतन जो है एक मजबूत सोचने वाला आदमी हूं, तो मेरी तो उम्मीद यही रह जाती है कि कभी ना कभी तो ख्याल आएगा और कोई ना कोई सियासी रास्ता निकाला जाएगा। हमारे लिए तो वो थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब जो चले गए थे उस दिन पार्लियामान के अंदर, बैरिस्टर गौर के साथ जाकर उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा जी बात करनी चाहिए। आई होप वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि कैमरे सामने थे उनको दिखाने के लिए। और बाकी अगर होगा कभी सियासी अमल के जरिए होगा, या वो जो एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में कि ब्लैक सिवान इवेंट कोई आएगा। अच्छा, वो ब्लैक स्वान इवेंट तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं हमेशा से बात करता रहा हूं, तहरीक इंसाफ भी कहते हैं जी वो जब तक एहतजाज नहीं होगा अवाम नहीं निकलेगी। और मैं हमेशा से पूछता रहा हूं, यार मुझे ये बताओ, अवाम आ गई, अवाम आ गई, डी चौक के ऊपर 1 लाख बंदा खड़ा हो गया, आमिर मतीन साहब वहां अपने कैमरामैन के साथ खड़े हुए कवर कर रहे हैं। करना क्या है वो 1 लाख बंदे वहां पे लाके? क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ ने कभी ये तो कहा नहीं है कि हम इनकलाब लेके आएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि शराय दस्तूर के एक कोने से शुरू करेंगे, फॉरेन ऑफिस पे पहले कब्जा होगा, फिर इलेक्शन कमीशन पे कब्जा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट पे, फिर पार्लियामान पे, वजीर आजम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, हम पूरा निजाम बहा के ले जाएंगे। हम तो ये नहीं कहते ना, तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती। तो अगर ये नहीं कहती तो वो लाख बंदा वहां पे आ भी जाएगा तो करेगा। ठीक है, फिर असद उमर साहब इसमें बेस्ट सोल्यूशन क्या है? वही जो एक खत सामने आया है, जो असीर रहनुमा है वो बात कर रहे हैं, फिर वही सोल्यूशन रह जाता है? 100%। जी, आपको पता है कि मैं तो 2 साल से ज्यादा हो गए वही बात तवातर से कहता चला जा रहा हूं। और चलें, मेरा जो है वो कहना इतना मानी खेज नहीं है, लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने सबसे भारी कीमत अदा की हुई है, जो 2-2 साल से जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। वो अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो उसको बिल्कुल वजन देना चाहिए। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी दूसरों की किसी की बात वो माने या ना माने, उनको अपने इन साथियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा भारी कीमत अदा की है उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। और हल जो है मेरे ख्याल में, अभी तो कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं तो 2 साल से ये कह रहा हूं। तो इमरान खान भी, जो मुझे समझ आती है इस खत में, नई बात क्या है, इशू तो ये है कि किन टर्म्स पे, किन शराइत में, जो भी तक दूसरी तरफ से शराइत आती हैं कि जी सियासत छोड़ दें, मुल्क से बाहर चले जाएं, दस्तबरदार हो जाएं पार्टी से।
इसमें नई बात जो है ना, यह मुख्तलिफ बात आपके मुख्तलिफ बात यह है कि वो कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों से भी बात करनी है। ये मुख्तलिफ है। जो तरीके इंसाफ का पोजीशन रही है वो ये है कि सिर्फ हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि ये तरीके इंसाफ की गलत पोजीशन है। इस खत के अंदर उन्होंने कहा है बिल्कुल मुक्तदरा से भी, एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत करें और सियासी पार्टी के सियासी पार्टी में से कौन सी इंटरेस्टेड होगी अगर वो बात करके इमरान खान को बाहर ले आएंगे या इसका हल निकाल लेंगे, तो उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। नहीं 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 आमिर, ये इसको बोलते हैं नाकरन दिया गल्ला। पहले दिन इधर से शुरू होता है जी वो क्यों छोड़े यार। मुझे ये बताएं, क्या आपको नहीं पता कि मुज़ाकरात हुए थे और काफी एडवांस स्टेज तक चले गए थे, और जो 24 नवंबर का जो लॉन्ग मार्च था उससे 2 दिन 3 दिन पहले जो है मामला तकरीबन फाइनल हो चुके थे। अब तो सबको ये खबर पता चल चुकी है ना। मुझे तो नहीं पता चली ये क्या तफसील है, मुझे भी नहीं पता। नहीं वो छोड़ देना तफसील क्या है, लेकिन ये बिल्कुल सबको पता है कि हालात मामलात यहां तक चले गए थे कि तकरीबन ये तय पा चुका था कि किस तरीके से अब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, जो बाकी जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो ये कहना कि हम बातचीत पहले दिन बात करने से पहले मुझे रिजल्ट गारंटी करो कि यार जो मेरा मजबूत रिजल्ट है जो मैं चाहता हूं वही मिलेगा तो फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा, ऐसे नहीं होता भाई। और जो दूसरी आप बात करें कि डिमांड अगर ये है कि इमरान खान जो है सियासत छोड़ दें सेटर, तो ये मुज़ाकरात नहीं है। ये मुज़ाकरात तो नहीं है, तो धमकी है ना। मैं धमकी की बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूं। 5 राउंड तो बातचीत के हो चुके हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। नहीं वो एक राउंड हुआ था, और वो उस राउंड को जो हुकूमती साइड जो वहां पे बैठी थी उनके तो पारी काट दिए गए थे। वो तो एक इतनी छोटी सी चीज के एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर, जो यूसुफ रजा गिलानी जिनका तरीके इंसाफ से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सेनेट चेयरमैन, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया था जब वो मुज़ाकरात चल रहे थे। एजाज चौधरी को सेनेट नहीं ला सके तो उनकी तो जड़ें काट दी गई। वो जो हुकूमती नेगोशिएशन क्या कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो परकटी हुकूमत नहीं है, उनके पास पर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप हल निकालना चाहते हैं और आपको जरूरत है हल की, मैं आपको सिर्फ ये बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ इस वजह से कि ताकत से निजाम काबू हुआ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान किसी अच्छाई की तरफ जा रहा है। इसलिए अगर आप मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको सियासी हल निकालना पड़ेगा और कुछ न कुछ पर देने पड़ेंगे आपको हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को कि वो थोड़ा बहुत तो फटफड़ा सके। जो भी आखिरी फैसला है वो आखिरी फैसला जरूर, वो मैं मानता हूं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की एग्रीमेंट के बगैर नहीं होगा, वो जरूर आखिरी फैसले के अंदर शामिल हो, लेकिन स्पेस तो देखो मुज़ाकरात के, उनको छोटी छोटी तो इख्तियारात तो उनके पास होने चाहिए ना, वरना तो ये मानी खेज नहीं है ना। तो मेरा तो ये मतलब सिर्फ तरीके इंसाफ की तो नहीं बात कर रहा था ज्यादातर, बल्कि जिम्मेदारी किसी भी सियासी बहरान को खत्म करने की ज्यादा जिम्मेदारी हमेशा हुकूमतों की होती है। हम तो आमिर जिस वक्त आए ना पार्लियामेंट के अंदर, हमें पहला सबक ये दिया गया था, भाई पार्लियामान का माहौल अच्छा रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ऑपोजिशन का काम होता है रौला डालना। तो माहौल ठीक रखना, सियासी माहौल ठीक रखने के लिए असर जो एक माहौल चाहिए होता है, उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होते हैं। और यहाँ जो भी अभी हाल हमने केपी का बताया कि वहाँ का क्या जा रहा है, पंजाब का बताया, फिर जो अदलिया से जो फैसले मखसूस नशिस्तों के आ रहे हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर का आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं देख रहा था, जो तस्वीर मलिक अहमद खान की उनके साथ थी, वो इस तरह के एक पहलवान जो है ना दूसरे पहलवान को जो ना बॉक्सिंग चैम्पियन जो है वो एक किस्म की शाबाश के ठीक है ये 27 बंदे और पंजाब के फड़काते हैं। तो आपको वो माहौल नज़र आता है यहाँ पे बातचीत वाला? अच्छा जरा से तारीख पे नजर डालें ना कि कुछ हम तारीख से ही सीख लें। इसी तरीके से एक साहब थे सिकंदर मिर्जा साहब, आपने शायद नाम सुना होगा उनका, वो भी बड़े, उनके पास एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी, तो वो एक एक करके जो है ना वो ऑपोजिशन के इख्तियारात खत्म करते गए, आखिर में उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और उनके पास सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आ गई। जो हमारे मशहूर जमाना जस्टिस मुनीर साहब ने उनको एक जजमेंट भी दे दी जिसमें उन्होंने इनकलाब को जस्टिफाई भी कर दिया। जब वो हो गया उसके मेरे ख्याल में 24 या 48 घंटे के बाद जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था कि भाई जब सारे का सारा काम हमारी ही ताकत के ऊपर होना है तो फिर आप किस चक्कर में कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी
तहरीके इंसाफ को आजकल क्योंकि लोग सिकंदर राजा को ज्यादा जानते हैं, ये सिकंदर मिर्जा वाला भूल गया है, मगर इससे आप ये बेसिकली कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को पैगाम दे रहे हैं कि आप दूसरों का ही इख्तियार अगर सारा करेंगे तो आपकी कभी छुट्टी हो जाएगी। तो उनको तो कोई परवाह नहीं है, वो बड़े इस एडजस्टमेंट के साथ खुश हैं। अगर सियासी पार्टियां कमजोर होती चली जाएंगी, अगर पार्लियामान कमजोर होते चले जाएंगे, तो भाई ये वक्त की बात है, कभी ना कभी जो है लोगों को भी ख्याल आएगा कि यार ये पैसा इस पे क्यों बर्बाद हो रहा है, इसको लपेटों के साथ खत्म करो। मैं जैसे कह रहा था, जिस तरीके के मुज़ाकरात की जरूरत नजर आता है कि तहरीके इंसाफ को है, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी इन मुज़ाकरात की जरूरत है। और चले मैं आपको ये भी बोल दूं, जरा ऑफ कैमरा बात करें इन दोनों पार्टीज के सीनियर रहनुमाओं से, तो बहुत से आपको यही बात कहते हुए नजर आएंगे। मैं जो ऑफ कैमरा सीनियर रहनुमाओं से बात करता हूं, वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि उनको, जिस तरह आप आइडियलिस्ट हैं वो नहीं है, वो बड़ी प्रैग्मेटिक दुनिया में रहते हैं। वो कह रहे हैं निज़ाम चल रहा है, इख्तियार है, अगर इलेक्शन करवाने पड़ गए, पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर फेयरनेस डाल दी तो हमारी तो बारी नहीं आती। नहीं, वो लोग जो हैं वो आइडियलिज्म की बुनियाद पे नहीं परेशान है, वो प्रैग्मेटिज्म की बुनियाद पे परेशान है, क्योंकि उनको पाकिस्तान की तारीख पता है। ठीक है असद उमर साहब, एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि तहरीके इंसाफ में भी एक राय पाई जाती है कि जब हम किसी लाएअमल की बात करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं कि एहतजाज किया जाए, तो फिर हमें डी ट्रैक करने के लिए मुज़ाकरात की बात आती है। तो जब हम कोशिश करते हैं, मुज़ाकरात की बात आती है, हम वापस चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो इस राय को आप कितना मुकद्दम जानते हैं? नहीं देखिए, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मशवरा ही नहीं दे रहा तहरीके इंसाफ को कि वो जो भी तहरीक चलाना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, उसको रोकें। देखिए, हुकूमती साइड जो है उसने इमरान खान को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी, बाकी असीरान जो लाहौर के हैं, वर्कर जो केसेस हैं, ये सब चल रहा है ना, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। तो जब हुकूमत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और उसके साथ बातचीत वो कहते हैं करनी चाहिए, तो तहरीक इंसाफ को भी अपनी पूरी सियासी ताकत इस्तेमाल करने दें, वो भी अपने जुलूस निकालें, तहरीक करें, जो एहतजाज करना चाहते हैं जो भी करें, साथ साथ बात भी करें। या तो दोनों साइड हो ना, या तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, और उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में कोई बड़े मानीखेज कोई फैसले हो जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को ये कहा जा सके, देखो यार ये हुकूमत ने अब अपनी संजीदगी दिखाई है, उन्होंने नेक नीयती दिखाई है, अब आप भी जो है ना इसको जरा 2 हफ्ते इसको मौखर कर दो, और अगले 2 हफ्ते के अंदर देखो और क्या पेशरफ्त होती है। असद, आपकी जगह पे कोई और ये कहता तो मैं जरा शक करता, मगर क्योंकि आपका ये व्यू बड़ा कंसिस्टेंट है, और मैं गवाह रहा हूं कि इमरान खान के सामने भी आप ये करते थे। पूछना मैं ये चाहता हूं कि उसके बावजूद जो है दोनों तरफ से आप रगड़े में हैं कि आप उसी तरह जेल भी काट रही और केसेस भी अभी तक भुगत रहे हैं। काफ़ी लोग जो आपके ख्याल के हैं वो छुटा के वो छुट्टियां कर रहे हैं, बड़े अक्सर तो बाहर मुल्कों में फिर रहे हैं। और पीटीआई के अंदर भी एक तबका है जो कहता है कि असद उमर ने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दूसरे लोग नहीं, जो तहरीके इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी दौरों में जा रहे होते हैं, वो कॉन्फ्रेंसें भी अटेंड करते हैं, वो छुट्टियां भी मनाते हैं, हमारा नाम नहीं निकलता एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से। ये कमाल की बात है कि नहीं है? यार आप, मेरा ख्याल है कि आप टिपिकल सियासतदान, क्या सियासतदान ही नहीं थे, आप टेक्नोक्रेट हैं। मैं आपसे इसलिए आप टेक्नोक्रेटिक एक सवाल मौके का फायदा उठाते हुए, हालांकि इसी वादे पे लाया था कि आपके साथ टेक्निकल खेलूंगा, इकोनॉमी पे बात करूंगा, मगर एक चीज मैं जो कि लाजमी पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है एनर्जी का मसला है, और अगर ये हल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अभी वहाँ की सूरत हाल लेटेस्ट ये है कि गैस की जो है ना, LNG का एक बहुत बड़ा इशू है कि उसकी कम तलब और सप्लाई ज़्यादा होने से पावर प्लांट से एक तो बंद है बिल्कुल, और बिजली घर भी बंद है, और लोड शेडिंग चल रही है, और इनको चला नहीं रहे, और LNG जो है वो उसके 3 कार्गो की गैस पड़ी हुई है, और हम बाहर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पता नहीं है कि कतर के कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं नहीं कर सकते।
इस दफ़ा उन्होंने पेनल्टी कतर ने माफ़ कर दी है, अगली दफ़ा 5 और कंटेनर की बातचीत चल रही है और कैपेसिटी पेमेंट भी दिए जा रहे हैं, इस्तेमाल भी नहीं हो रही, गैस जो है वाफर भी पड़ी है, ये क्या हो रहा है? सर इसका जो हल है ना आमिर, वो उधर से जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी यही मैं बात करता था और उसमें से कुछ चीजें जो हैं हमने इम्प्लीमेंट भी कर दी थी। जो इसमें बहुत बड़ा एक तारीखी जो फैसला था वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस वाला था, वो टेक्निकल चीज उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन देखें जब तक आप इस निजाम को हुकूमती निजाम के शिकंजे से नहीं निकालेंगे ना, जब तक हर काम जो है वो टैक्स पेयर की जेब से नहीं दिया जाता रहेगा, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। भाई आप जो है उसको डीरेगुलेट करें, जिसने एलएनजी की टर्मिनल लगाना है वो टर्मिनल लगाए, जिस मर्जी कीमत पे लगाना चाहता है लगाए, अपने बायर खुद ढूंढ रहे, खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, उसके बाद वो अच्छा उसका कारोबार चलता है, उसके बाद 3 शिपें आती हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो पैसा बनाएगा, नहीं उसकी 3 शिपें बिकती हैं, ये उसका मसला है। अभी जो प्रॉब्लम होता है कि वो एलएनजी टर्मिनल के लेवल के ऊपर भी, वो जो आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसके लेवल के ऊपर भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके लेवल के ऊपर भी, और आपकी जो बिजली का जो पूरा सिस्टम है उसके लेवल के ऊपर भी, तमाम चीजें बैकस्टॉप्ड हैं पाकिस्तान की अवाम की जेब से। हर चीज जो है वो फिक्स गारंटीड पेमेंट की बुनियाद के ऊपर चल रही है। जो नुकसान होता है वो नुकसान पूरा करती है पाकिस्तान की अवाम। मसला असल ये है, जब तक आप इस जड़ को ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक सियासतदान और ब्यूरोक्रेट इसके ऊपर बैठा हुआ है निजाम के ऊपर, आपके ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। बुनियादी जड़ को आप सॉल्व करें, उसको अगेन मैं जरा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का जब तक फैसला नहीं करते तो आप ये सॉल्व कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर अब एलएनजी पे क्यों लगाएगा इस वक्त जो वहां पे प्राइसेस हैं? असल मसला तो ये है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी एक ऐसी चीज़ आ गई भी है जो कि यूं बिल्कुल उसका पेंडुलम उसका बड़ी तेज़ी से स्विंग करता है आजकल। तो वो 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट वो आपकी गवर्नमेंट ने भी किए और उससे पहले वाले गो के सस्ते किए, पहले वाले कर गए। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, ये हुकूमतों को नहीं करने चाहिए काम। हुकूमतें क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना है, शॉर्ट टर्म स्वैप के उसने करना है, फॉरवर्ड उसने जाके बुक करने, ये कमर्शियल काम है। ये कमर्शियल इदारे को करने दें ताकि जिस वक्त कोई नुकसान हो तो वो उसकी जेब से जाए। इस वक्त जो भी नुकसान होता है, जो भी गलत फैसला होता है, और बेतहाशा गलत फैसले होते हैं एक हुकूमती निजाम के अंदर, जब आप कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसकी कीमत जो है फिर जाती है पाकिस्तान के सारिफ की, पाकिस्तान की अवाम की जेब से। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि एनर्जी बड़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक और चीज की मिसाल देता हूं। पाकिस्तान के अंदर डीएपी जो है, वो डीएपी जो है उसकी इंपोर्ट जो है वो डीरेगुलेट कर दी गई, आज से 20-25 साल पहले डीरेगुलेट कर दी गई। अब आप बोलें कि खाद से ज्यादा अहम चीज क्या हो सकती है? खाद नहीं होगी तो आपकी फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी, लोगों को खाना कहां से मिलेगा? और डीएपी जो है वो खास तौर पे गंदम की फसल के लिए जो है वो बहुत ही अहम खाद होती है। आपने आखिरी दफा कब सुना था कि पाकिस्तान में डीएपी की शॉर्टेज हुई है? कभी भी नहीं ना। वो प्राइवेट सेक्टर है, वो अपना बिजनेस देखता है, उसमें कभी कभी उनके पास बड़ी इन्वेंट्रियां भी रह जाती है, उसमें नुकसान भी होता है, उसकी जेब से जाता है। जब वो नफा होता है उसकी जेब में चला जाता है। बुनियादी इसका जो एनर्जी, पूरे एनर्जी सेक्टर, बिजली की साइड भी जिसपे वो अपना कंपेटिटिव मार्केट सिस्टम का जो करना था 2023 के अंदर वो ऑनलाइन आना था, 2025 हो गई, अभी तक नहीं किया। बट दोनों गैस का और बिजली का निजाम जब तक आप डीरेगुलेट करके इसको सरकारी अवाम की जेब के बैकस्टॉप से नहीं निकालेंगे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये बिल्कुल लिबरलिज्म जो है कि डीरेगुलेशन गवर्नमेंट को निकल जाना, तो वो तो ठीक है। नहीं मैं लिबरलिज्म लफ्ज ओके, मैं आई टेक माय वर्ड बैक, लिबरलिज्म और बहस है। सवाल मैं रिफ्रेश कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एनर्जी में ठीक है, गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए, मगर हमारे जैसे मुल्कों में, जिस तरह पंजाब में वो कहते हैं कि जी गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं, डीरेगुलेट कर दें, हमारे यहाँ ये चीज़ें जो एकदम से आप ओवरनाइट डीरेगुलेट कर देते हैं, जबकि आपके वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेगुलेटरी अदारे जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं और बाकी वैक्यूम छोड़ जाते हैं। तो ओवरऑल सब पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं या सिर्फ एनर्जी के लिए कह रहे हैं?
नहीं, मैं इस वक्त एनर्जी की बात कर रहा था, और एनर्जी में भी जो आप बात करें वो बिल्कुल अप्लाई करती है। वो ये नहीं हो सकती कि गंदम की फसल उधर लगने लगी और आपने फैसला कर दिया कि इस साल हम जो है गंदम नहीं खरीदेंगे। आप कोई ऑल्टरनेट निजाम नहीं वहां पे बना हुआ है और आपने उधर से विड्रॉ कर दिया, बेड़ा गर्क करा के रख दिया किसान का। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं ना, जाहिर है। जिस तरीके मसलन जो मैं अभी आपको बता रहा था, कंपेटिटिव ट्रेडिंग, वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट जो है, जो बिजली का काम कर रहे थे, 2 साल का होमवर्क था, प्रोफेशनल टॉप नॉच प्रोफेशनल्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो बतदरीज होना है। पहले वो सिर्फ 1000 मेगावाट जो है, नहीं सॉरी, 1 मेगावाट से ऊपर के जो कस्टमर हैं उनके साथ करना है, फिर ग्रेजुअली उसको रिटेल लेवल के ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल वो बतदरीज होना चाहिए, सिलसिलावार होना चाहिए, रेगुलेटरी जो आपकी निजाम है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं, कि क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो हमें करना ही नहीं चाहिए। ऑल्टरनेट्स क्रिएट करने के बाद गवर्नमेंट बाहर निकल सकती है, एकदम नहीं निकल सकती है। मैं लास्ट ईयर आपका एक और खबर है जो मुझे सुबह से मैं पढ़ के उसके मुतालिक सोच रहा हूँ कि स्टील मिल के मुतालिक बड़ी अच्छी बात है कि रशियंस आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने लगाई थी, हमने उसको बिगाड़ दिया। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि वो कराची में एक और जगह पे पोर्ट जो है समंदर के किनारे जो है उनको ज़मीन दे के बनाई जाएगी। ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। मुझे उसकी तफसील नहीं पता, हो सकता है कि उसको बेहतर लोकेशन हो। इधर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका बहुत बड़ा एडवांटेज था, उसकी पानी का, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर पानी लाना होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरीके से वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो पूरा बना हुआ है, बिजली का पूरा वो बिजली पैदा करने का घर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर कह रहा है कि उसके लिए कोई और लोकेशन बेहतर है, तो बेशक वो दूसरी लोकेशन में चले जाए। इन्वेस्टर नहीं कह रहा, यहाँ के लोग जो इनको बगैर इन्वेस्टमेंट के उसके अंदर मफाद हो रहा है, उनकी तरफ से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। अच्छा, नहीं, मैं स्टोरी पे को फॉलो नहीं किया है। अगली दफा इंफॉर्मेशन ला के आपको फॉलो करके आपको दोबारा तकलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर, आपको हमें वक्त देने का। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो इसराइल और गजा का मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहिदा सामने आ रहा है, उसके निकात सामने आ रहे हैं। वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे हम जो मुजव्वज़ा जंग बंदी के निकात सामने आ रहे हैं, जो मुआहिदा हो रहा है, उस हवाले से कुछ इसराइली अखबार ने भी दावा किया है, अमरीकी अखबार ने भी दावा किया है। दावे कुछ यूँ है कि हमास ने भी कुछ लचक दिखाई है और बातचीत चल रही है, मरहलावार ऐसा होगा, दोनों तरफ से कुछ शराइत रखी जा रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जिस वक्त नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद हों तो वो ऐलान करें वहाँ पर कि जी जंग बंदी हो गई है। तो आमिर साहब, क्या मामला है? अब जंग बंदी होती हुई नजर आ रही है, ये कितने दौरानिये की हो सकती है और कितनी वैलिड हो सकती है? जी, जंग बंदी का तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जो है ईरान के साथ भी वो कहेंगे बातचीत करेंगे, पर कितना अरसा ये बरकरार रहती है। सीज़ फायर पहले भी हुआ था, वहाँ पे इश्यूज़ 3 हैं, और इश्यूज़ 3 ये हैं कि आज ही नेतन्याहू का बयान है कि इसको हम हमस्तान नहीं बनाने देंगे। हमास को वो चाहते हैं कि इसमें से बिल्कुल निकल जाए, वो अब उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी तरीके पे। अब वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उनको निकाला जाएगा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे 4 मुल्कों का एक कोलिशन सी बन जाए जो इसको गाज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी नहीं होगी। अब ये कैसे होगा? पैलेस्टीनियन के लोगों ने फैसला करना है और वो जो 4 मुल्क हैं वो भी रिलक्टेंट हैं। तीसरा, वो जो बहुत अहम है कि ये सारा मेला इसलिए रचाया गया था कि एक ग्रेटर जो इसराइल का प्लान है उसके तहत जो है मगरबी किनारे पे ऊपर यहूदी बस्तियां बस गई हुई हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते, जो कि कॉन्स्टेंटली जो एक प्रॉब्लम की वजह वो बस्तियां रहती हैं। तो क्या वो इलाके छोड़ेंगे या उसको एक्सपैंड करेंगे? तो वो गाज़ा के ऊपर भी अभी भी, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी वो नॉर्थ एरिया में वो कह देते हैं खाली कर दें, और क्या वो किसको रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अलाउ करेंगे? क्योंकि इसराइल ने, आप देखें, इतना कुछ दाव पे लगाया है इसराइल को छोड़ के नेतन्याहू ने
ये भी एक वहाँ पे इशू है कि क्या ये मसला इसराइल का है या नेतन्याहू का है, क्योंकि इसराइल के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नेतन्याहू से मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। तो नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी मसला है कि वो इसका जो रिज़ल्ट हो सीज़ फायर उन लाइंस पे हो जिसके अंदर उनका पर्सनल सर्वाइवल भी हो और इसराइल की साख भी बची रहे कि देखें हमने ये इतना जो नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में बदनामी भी ली है, जेनोसाइड की भी ली है और ये दाइयों तक रहेगी, ये जाने वाली नहीं है। तो हम उसका कोई हैप्पी एंडिंग कर सकें अपने लिए कि जी एक मुस्बत फेस सेविंग और एक सक्सेसफुल मोड के ऊपर कि जी हमें यहाँ पे जीत हुई है। दूसरा मैं समझता हूँ फ़लस्तीन के अंदर सीज़ फायर का डायरेक्टली ताल्लुक लार्जर खित्ते के अंदर अमन से है और वो ईरान से है, तो पैरेलल वो भी गुफ्तगू चल रही है। इसके बगैर जो है ईरान से नहीं हो सकता। ईरान के सीज़ फायर के अपने मसाइल हैं वहाँ पे कि अभी पेंटागन की फॉर एग्ज़ाम्पल आज दोबारा मैं रिपोर्ट देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाजिद हैं क्योंकि उन्होंने कहा जी मैंने ओब्लिटरेट कर दिया है और ये दाइयों पीछे चला गया है इनका जोहरी निज़ाम। अब वो कह रहे हैं कुछ सालों तक जी 1-2 साल में ये दोबारा बना सकते हैं। तो अमेरिका के अंदर से ही कुछ डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स की तरफ से, कुछ इदारों की तरफ से और IAEA की तरफ से और भी कई इदारे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो ओब्लिटरेट नहीं हुआ। अब तफ्तीश कैसे होगी, कैसे इसका पता चलेगा, वो उसके लिए जो है ईरान ने एटॉमिक एनर्जी के सारे इंस्पेक्टर जो हैं उनको मुल्क से बाहर निकाला है, तफ्तीश नहीं होगी। और ज़्यादातर मुबस्सिर ये कह रहे हैं, वली नसर जैसे लोग कह रहे हैं कि वो ये मौका उनके पास है, वो तरजीह देंगे कि इस टाइम को फ़ायदा उठा के जौहरी हथियार बम बना लें। ये मौका शायद ईरान को दोबारा नहीं मिलेगा। और इस वक्त वहाँ पे ईरान के अंदर जो है पहले उनको बड़ी आप देखें मज़ामत रही 2021 के अंदर वो जो खातून थी कुर्द जो जिसको के जेल में डाल के जो है फिर वो उसी में ही हलाक हो गई थी। तो बड़े ज़्यादा वहाँ पे जुलूस निकले थे, उसके बाद थोड़ी सी मॉडरेशन आ गई थी। मगर ईरान एक आप देखें सिविलाइजेशन है, वो बिल्कुल उनको बहुत इख्तलाफात अपनी गवर्नमेंट से, वहाँ बहुत ज़्यादा जबर है, मगर वो किसी बैरूनी ताकत के कहने पे, ख़ासतौर पे इसराइल के कहने पे वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। तो वहाँ पे एक यकजहती है। मगर ईरान का अमन, ईरान का सीज़ फायर फ़लस्तीन के सीज़ फायर से जुड़ा हुआ है। लास्टली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कैच 22 सिचुएशन है। एक तरफ वो इतना ज़्यादा क्रेडिट ले चुके हैं कि मैंने ये ख़त्म कर दिया। अगर वो वहाँ से अब ये खबरें आ जाती हैं कि नहीं वहाँ पे वो बम बनाने जा रहे हैं और सासे बच गए हैं, यूरेनियम उनका बच गया है, 260% हो गया है और 60% जब एनरिचमेंट हो जाती है तो 90% करने के लिए बड़े थोड़े सेंट्रीफ्यूजेस और बड़ा थोड़ा स्पेस और टाइम चाहते हैं। वो कहते हैं सिनेमा हॉल की जगह पे सेंट्रीफ्यूजेस, टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है और मैन पावर उनके पास मौजूद है, फैसिलिटीज उनके पास मौजूद है। अगर उनके पास वो यूरेनियम बच गया है, मगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो दोबारा जंग शुरू करने का ट्रंप साहब के पास बहुत जवाब बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ऑलरेडी लोग कह रहे हैं क्योंकि उसके साथ फिर ये भी है कि इस दफ़ा कतर के ऊपर जो है सिंबॉलिकली एक हमला किया गया। मगर ईरान ने पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि अगर ये किया गया तो वो खलीज के ममालिक जिन्होंने बेसिस दी हुई हैं वो भी तैयार रहें, वो हमारी रेंज में हैं। आयरन डोम अगर इसराइल को नहीं बचा सका तो ये खलीज ममालिक भी खतरात उनको भी हैं। बिल्कुल है, खतरात हैं। आखिरी 2 मिनट है हमारे पास, आमिर साहब बात करनी है। NDMA ने जो है एक अलर्ट जारी किया है कि 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशें होंगी और वीकेंड भी आ रहा है। सर हमने देखा है कि हालात क्या हैं इस वक्त, बार बार मीडिया दिखा रहा है कि वहाँ पर सैलाबी रैले भी हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। तो आप क्या कहेंगे, वीकेंड को मनाने के लिए लोग बाहर निकल जाते हैं, क्या एहतियात करें? जी बात यह है कि बिल्कुल हम रोते रहते हैं NDMA का, गवर्नमेंटों का, रियासत का, मगर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि लोकल बॉडीज़ नहीं हैं जो कि लोकल लेवल पे लोगों को कर सके। मगर हकीकत ये है
कि अवाम के कॉपरेशन के बगैर तमाम तर वसाइल के बजाय तमाम रियासतें, हुकूमतें, इदारों के होते हुए भी अगर बुनियादी तदाबीर लोग खुद ख्याल नहीं कर रहे कि अगर ये डर है कि ये ऐलान भी हो चुका है बारिशें होने वाली हैं और सेल्फियां बनाने के लिए अगर दरिया में कूद जाएगा तो फिर इतने बड़े मुल्क के अंदर इतने बड़े पैमाने पे जब बारिशें होंगी तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। बड़ी तकलीफ़ होती है देख के। वो तस्वीर जो स्वात के जो है दरिया की वो भूली नहीं जा सकती, वो नक्श कर चुकी हुई है। बस ये है कि और ऐसी तस्वीरें ना बने, लोग ख़ुद भी अगर एहतियात करें, बुनियादी के ऐसी जगहों पे ना जाएं, बारिशों के अंदर जो है घर के अंदर थोड़ा सा बैठ जाएं और अपना सियाती प्रोग्राम तब्दील कर लें या उसको मौखर कर लें तो क्या हर्ज है इसमें? कोई बुराई तो नहीं। बच्चों की छुट्टियां तो जी हम अभी चले जाएं, नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे ऐसे मुल्कों में जो है गर्मी भी है और एंटरटेनमेंट भी नहीं है और मौका भी है तो करना चाहिए। एहतियात मगर कोई बुरी चीज़ नहीं है ना, मोहतात होकर कर लें तो क्या हाल है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कम अज़ कम। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए है कि अगर हम सयाहत के लिए जाना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो जान की बाजी लगाकर हम ये सहूलतें नहीं ले सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आमिर मतीन साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।